हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 12 इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है फोर्थ, मनी, और टॉपिक है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो आपको यहाँ तक पढ़ाया जा चुका होगा मनी सप्लाई के बारे में। अब हम मेजरमेंट इसका कैसे करते हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में 4 मेजर्स हैं जिसको हम M1, M2, M3 एंड M4 के नाम से जानते हैं। अब M1 क्यों, M2 क्यों, M3 क्यों, M4 क्यों? ये इसलिए कि ये जो M1 है ये मोस्ट लिक्विड है। लिक्विडिटी आप समझते होंगे, किसी भी एसेट को जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जाए दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। और ये जो M4 है ये लीस्ट लिक्विड है। मीन्स ये जो ऑर्डर बना हुआ है M1, M2, M3, M4 का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है। मतलब सबसे ज़्यादा लिक्विड ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, और सबसे कम M4। तो हम बात करेंगे सबसे पहले M1 की। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, वेयर C इज इक्वल टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, DD इज इक्वल टू, मतलब मनी सप्लाई का मतलब ये कि जितना भी करेंसी पब्लिक के पास है वो हो गया M1 में। DD डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब इसमें आपका करंट अकाउंट का बैलेंस हो सकता है, सेविंग बैंक, सेविंग अकाउंट, कासा, CA प्लस SA, कासा भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है वो पैसा जो बैंक में आपका डिपॉजिट है, जब भी आप डिमांड करें बैंक के पास, चाहे चेक के थ्रू या विड्रॉल के थ्रू, आप बैंक में जाएं, जब भी डिमांड करें वो पैसा आपको तुरंत मिल जाए, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। जो आपके जेब में है वो तो मोस्ट लिक्विड है, बैंक वाला भी लिक्विड है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ATM से, चेक से या विड्रॉल से। उसके बाद OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये कॉमर्शियल बैंक्स को भी असिस्ट करती है और गवर्नमेंट को भी, दोनों को। अब यहाँ पे अदर डिपॉजिट्स विद RBI, आप अगर M1 का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ गए तो फिर M2, आप देख रहे हैं M2 में भी M1 है प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस है, यहाँ भी M1 है, और यहाँ पे M1 प्लस टर्म डिपॉजिट विद बैंक, ये बन जाता है आपका M3। और फिर ये दोनों M1 प्लस टर्म डिपॉजिट विद बैंक में अगर टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जोड़ दें तो M4 आपका बन जाता है। तो M1 समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि M2, M3 और M4 ये सब, इन सब का बेस M1 ही है। तो M1 को आपको ठीक से समझना है। तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स, इसको आप करंट अकाउंट का डिपॉजिट प्लस सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट कह सकते हैं। अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कॉमर्शियल बैंक्स का भी अकाउंट RBI के पास होता है, गवर्नमेंट का भी अकाउंट RBI के पास होता है। तो जो
कॉमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास में है, उसको छोड़ के अगर कोई पैसा आरबीआई के पास है तो वो M1 में जुड़ेगा। मतलब करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट हेल्ड विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट, यहाँ अदर का क्या मतलब है? अदर डिपॉजिट का मतलब ये है कि कॉमर्शियल बैंक का पैसा अगर आरबीआई के पास है तो उसको नहीं आप काउंट करेंगे, गवर्नमेंट का पैसा अगर है तो उसको भी आप काउंट नहीं करेंगे। तो आपको काउंट फिर क्या करना है? तो अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि फिर ये अदर डिपॉजिट है क्या? तो इसके लिए हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे मान लिया HDFC, ICICI, इनका बेसिक काम जानते हैं आप क्या है? ये बाद में बैंकिंग का भी काम करने लगे तो हम यहाँ बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, HDFC बैंक की बात नहीं कर रहे, ICICI बैंक भी बाद में ये भी बैंक का काम करने लगे तो हम बैंक की बात नहीं कर रहे हैं। इनका बैंकिंग सेक्टर छोड़ करके HDFC का जो प्राइमरी वर्क था वो हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करना था। इसका नाम था हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो HDFC बाद में बैंकिंग में भी कूदा, तो बैंकिंग से जो पैसा आ रहा है वो यहाँ नहीं जुड़ेगा, लेकिन जो हाउसिंग फाइनेंस से उसका पैसा आया है और वो अगर आरबीआई के पास जमा हुआ है तो उस पैसे को हम अदर डिपॉजिट में काउंट करेंगे। अब हम लेते हैं ICICI को। ICICI भी बैंक का भी काम कर रहा है, बैंक के अलावा भी अदर काम भी कर रहा है। जैसे इसका काम था इंडस्ट्रियल क्रेडिट का, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट का जो वर्क था इसका, वो अगर उससे कोई पैसा आ रहा है तो वो पैसा अदर डिपॉजिट माना जाएगा, और अगर बैंकिंग से कोई पैसा आ रहा है तो वो यहाँ पे नहीं काउंट किया जाएगा। तो ये हो गया आपका अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। मुझे लगता है कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद, ये भी पब्लिक का ही पैसा है जो जमा है कॉमर्शियल बैंक्स के पास, चाहे वो करंट अकाउंट में हो चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो। और उसके बाद अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास बहुत सारा पैसा जमा होता है, कॉमर्शियल बैंक का भी पैसा रहता है, गवर्नमेंट का भी पैसा रहता है, लेकिन कॉमर्शियल बैंक्स या गवर्नमेंट के पैसे को छोड़ करके मैंने आपको बताया कि अगर अदर कोई डिपॉजिट है तो वो भी बता दिया कि अदर डिपॉजिट कैसे हो सकता है। HDFC का पैसा हो सकता है, हाउसिंग डेवलपमेंट का, या इंडस्ट्रियल क्रेडिट का पैसा हो सकता है। इस तरह के पैसे जो हैं वो M1 में काउंट किए जाएंगे। तो ये हो गया आपका M1 का कॉन्सेप्ट। अब M1 का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो M2 के कॉन्सेप्ट में आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। M2 को ज़रा देखिए, M2 M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो हम M2 को कह सकते हैं M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। हम इसको इरेज करते हैं। अब आप देखें, अगर M1 की जो वैल्यू है यहाँ पे अगर यहाँ पुट कर दें तो M2 क्या हो जाएगी? M2 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। मतलब ये कि पोस्ट ऑफिस में जो पैसा आपका जमा है वो भी M2 में काउंट कर लिया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं M3 में। M1 आपको ठीक से समझ आ गया तो M2 और M3 और M4 समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक आध चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं, वह इतना होता है। M2 पे आए, उसके बाद आते हैं M3 पे। M3 में आप देखें M1 है प्लस टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स, मीन्स M1 प्लस टाइम
टाइम डिपॉजिट क्या होता है, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स, ये हो गया। अब फिर M1 की वैल्यू हमें पता है, C प्लस DD प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है, इसको हम फिक्स डिपॉजिट कह सकते हैं, टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं और टाइम डिपॉजिट भी कह सकते हैं। तीनों एक ही बातें हैं। जो भी कुछ निर्धारित समय के लिए या निश्चित समय के लिए जो पैसा बैंक में डाल दिया जाता है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट नहीं कह सकते, यानी जब भी पहुंच जाए बैंक तो उसको निकाल लें, ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको 2 साल पे ही मिलेगा, 5 साल पे ही मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स। तो ये हो गया आपका M3। उसके बाद हम आते हैं M4 पे। M4 is equal to M3 plus total deposit with M3 plus total deposit with पोस्ट ऑफिस। मीन्स अभी M3 हमने कैसे कैलकुलेट किया था, M3 के लिए M1 प्लस TD प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो हम आगे बढ़ते हैं। M1 हमें पता है, C प्लस DD प्लस OD प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अब आपको M1, M2, M3 और M4 इन चारों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको बता दें, ये नैरो मनी कहलाती है। M1 और M2 नैरो मनी और ये ब्रॉड मनी कहलाती है। ब्रॉड मनी का मतलब ये कि इसमें टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस भी जुड़ गया है और टर्म डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक के साथ वाला भी जुड़ गया है, जबकि M1 के साथ और M2 के साथ ऐसा नहीं हुआ है। ये क्लियर है, आपके सामने है कि M1 और M2 से TD इसमें अधिक जुड़ा हुआ है प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जुड़ा हुआ है। तो ये टर्म डिपॉजिट और टोटल डिपॉजिट जुड़ने की वजह से M3 और M4 को हम ब्रॉड मनी कहते हैं और इसको नैरो मनी कहते हैं। अब उसके बाद लिक्विडिटी की बात हम कर रहे थे। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एसेट आपके पास है, लैंड है, बिल्डिंग है या कुछ भी है आपके पास, मान लिया कि आप गोल्ड है, तो कौन सी एसेट को आप कितनी जल्दी, किस एसेट को कितनी जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। तो यहाँ पे M1 जो है वो ज़्यादा लिक्विड है, क्योंकि जो करेंसी आपके जेब में है, जो करेंसी आपके पास में है, वो करेंसी आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसके लिए किसी एसेट को आपको डिस्पोज ऑफ करना है। अब उसके बाद डिमांड डिपॉजिट आपका बैंक में है, चाहे वो करंट अकाउंट में पैसा हो या सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा हो। जब भी आप बैंक के काउंटर पे जाओगे या ATM मशीन के पास जाओगे, आपको वो पैसा तुरंत आपके हाथ में आ जाएगा। कितनी अच्छी लिक्विडिटी है। उसके बाद अदर डिपॉजिट विद RBI, जिसमें आपको हमने बताया अदर डिपॉजिट अभी समझाया कि HDFC बैंक का जो पैसा है या ICICI, वो सॉरी बैंक का नहीं, जो हाउसिंग फाइनेंस का पैसा है या इंडस्ट्रियल क्रेडिट का पैसा है अदर देन बैंकिंग वर्क, तो वो पैसा भी इसमें जुड़ गया। तो इसलिए ये मोस्ट लिक्विड हो गया, सबसे ज़्यादा लिक्विड। अब उसके बाद पोस्ट ऑफिस का जब डिपॉजिट जुड़ा तो इसकी लिक्विडिटी थोड़ा कम हो गई, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट को ज़्यादा लिक्विड हम नहीं मानते हैं। इसलिए अगर कोई कम लिक्विड चीज़
किसी लिक्विड चीज़ में जोड़ देंगे, M1 के साथ जोड़ देंगे तो वो लीस्ट लिक्विड हो जाएगा, कम लिक्विड हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद M3 पे आते हैं, तो M3 में टर्म डिपॉजिट भी हमने जोड़ दिया। तो टर्म डिपॉजिट तो 5 साल पे पैसा मिलना है, 2 साल पे पैसा मिलना है, या 10 साल के लिए पैसा मिलना है। वो जितने समय के लिए आपने पैसा जमा कर रखा है उतनी देर बाद आपको पैसा मिलेगा। तो वो टर्म डिपॉजिट आपको टाइम पे मिल पाएगा, आपकी चाहे जितनी नीड हो, बीच में आप पा नहीं सकते। तो इसलिए इसकी लिक्विडिटी कम हो गई, केवल इतना ही पैसा लिक्विड रह गया, जैसे ये जुड़ा उसकी लिक्विडिटी और कम हो गई। उसके बाद M3 में एक तो वैसे लिक्विडिटी इसके जुड़ने के कारण कम हुई थी, फिर उसमें टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जुड़ गया। तो जब टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जुड़ गया तो उसकी लिक्विडिटी और कम हो गई। तो इसलिए ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर बना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ये आपके काम आएगी। जब आपको ये ऑर्डर याद रहेगा तो आपको ये चार्ट भी याद रहेगा। इसके अलावा अगर आपको ये M1 याद रहेगा तो आपको M2, M3, M4 सभी कुछ याद रहेगा, आप कुछ भूलेंगे नहीं इसमें। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार सर।